हेलो नर्सिंग ऑफिसर्स और आईसीएस। आज का हमारा टॉपिक है मर्क्यूरी स्पिल मैनेजमेंट। आपने हॉस्पिटल में कभी ना कभी मर्क्यूरी देखा ही होगा, जो कि स्पिग्मोमैनोमीटर में होता है, जिसे हम बीपी ऑपरेटर्स बोलते हैं, थर्मामीटर में भी, और कई हॉस्पिटल के इक्विपमेंट में यूज किया जाता है। अगर कोई इक्विपमेंट नीचे गिर के ब्रेक हो जाए और मर्क्यूरी बाहर आ जाएगा, तो हमें उसका मर्क्यूरी स्पिल मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत हजार्डस होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन में देखिए, मर्क्यूरी इज अ हाईली टॉक्सिक एंड स्पेशली एज अ वेपर वेपर के फॉर्म में, और हाईली टॉक्सिक हो जाता है। कॉमन सोर्स इन हॉस्पिटल कौन से होते हैं? थर्मामीटर, स्पिग्मोमैनोमीटर जिसे हम बीपी ऑपरेटर्स बोलते हैं, एंड लैब इक्विपमेंट में। प्रॉपर मैनेजमेंट प्रिवेंट्स सीरियस हेल्थ एंड एनवायरमेंटल रिस्क। आपको पता होगा, प्रिवेंशन इज अ बेटर देन क्योर। आईसीएस को और नर्सिंग ऑफिसर्स को पूछ सकते हैं कि मर्क्यूरी डेंजरस क्यों होता है। जैसे कि 4 से 5 पॉइंट दिए हुए हैं मैंने। टॉक्सिक वेपर्स, देखिए उसके अंडर पॉइंट। एट रूम टेम्परेचर मर्क्यूरी इवापोरेट्स इनटू अ इनविजिबल ओडरलेस गैस। रूम टेम्परेचर में मर्क्यूरी जो है इवापोरेट होके इनविजिबल एंड ओडरलेस गैस में हो जाता है। तो हमें दिखने में और उसका स्मेल आने में बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि ओडरलेस गैस है, तो कैसा पता चलेगा। उसके बाद सेकंड वाला है, इनहेलिंग मर्क्यूरी वेपर्स कैन डैमेज द लंग्स, ब्रेन्स एंड किडनी। जो कि आपको पता ही है, लंग्स, ब्रेन एंड किडनी हमारे वाइटल्स ऑर्गन है, उसको भी डैमेज कर सकता है। अगर वो वेपर के फॉर्म में होगा तो ज्यादा डैमेज करेगा। सेकंड वाला पॉइंट, अफेक्ट द नर्वस सिस्टम। मर्क्यूरी इज अ न्यूरोटॉक्सिक, मीनिंग इट कैन हार्म योर ब्रेन एंड नर्वस। 2 पॉइंट हो गए क्यों डेंजर से आपको पता चला। अब तीसरा पॉइंट, जैसे कि चिल्ड्रंस एंड प्रेग्नेंट वुमन आर मोस्ट एट द रिस्क। जैसे कि हमारे कोई नर्सिंग ऑफिसर्स प्रेग्नेंट होगी या उनको कोई बच्चा होगा, तो अगर स्पिल मैनेजमेंट हुआ तो उनको दूर ही रखना है हमें, उनको स्पिल मैनेजमेंट नहीं करवाना है, क्योंकि चिल्ड्रंस एंड प्रेग्नेंट वुमन को ये मोस्ट हाई रिस्क पे होते हैं। मर्क्यूरी कैन अफेक्ट ब्रेन डेवलपमेंट इन अनबॉर्न बेबीज एंड यंग चिल्ड्रंस। और लास्ट वाला पॉइंट है, एनवायरमेंटल हजार्डस भी कर सकता है, जैसे कि स्पिल मर्क्यूरी कैन कंटामिनेट सॉइल्स एंड वाटर। ये हमारे 4 पॉइंट हो गए, जो कि आप बता सकते हो कि स्पिल हुआ मर्क्यूरी क्यों डेंजर है। ये स्पिल्स के टाइप है, जैसे कि पहला टाइप से केमिकल स्पिल, जो कि अभी चालू है। मर्क्यूरी किसके अंडर आता है? तो केमिकल स्पिल के अंडर। उसके बाद बायोलॉजिकल स्पिल, जिसमें ब्लड, वोमिटिंग, सीएसएफ, स्पुटम आता है। रेडियो एक्टिव स्पिल्स, साइटोटॉक्सिक स्पिल एंड शार्प स्पिल, ये कुछ टाइप है जो कि पहले मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि वो चालू है हमारा। उसके बाद मर्क्यूरी स्पिल किट में क्या क्या लिस्ट होना चाहिए, कौन से आइटम्स होने चाहिए, आईसीएस और नर्सिंग ऑफिसर्स को पता होने चाहिए। मैंने कैटेगराइज किया है, जैसे कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि हम पीईपी में क्या होना चाहिए वो देखते हैं। नाइट्राइल ग्लोव्स, उसके बाद N95 रेस्पिरेटरी मास्क और हायर, बिकॉज मर्क्यूरी इज अ हाईली टॉक्सिक स्पेशली एज अ वेपर, जैसे कि हमने पिछले ही इंट्रोडक्शन में देखा है। उसके बाद सेफ्टी गॉगल्स और फेस शील्ड, डिस्पोजल गाउन और एप्रोन, एंड लास्ट वन इज शू कवर्स। ये सब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मर्क्यूरी स्पिल किट में होने चाहिए। उसके बाद मर्क्यूरी क्लीन अप टूल्स, मर्क्यूरी क्लीन करने के लिए और स्पिल मैनेजमेंट करने के लिए क्या क्या टूल्स लगेंगे, तो एक्सरे फिल्म और कार्डबोर्ड। ज़्यादातर आप एक्सरे फिल्म ही लीजिए, क्योंकि इजी होता है हैंडल करने में। कार्डबोर्ड हो जो होता है बेंड हो जाता है कभी कभी। सेकंड सेकंड वन इज स्टिकी टेप्स टू पिकअप टाइनी बेड्स, जो कि मर्क्यूरी के छोटे छोटे दाने होते हैं, या फिर जिसे छोटे छोटे जो मर्क्यूरी स्प्रेड हो जाता है, उसको हम बेड्स बोलते हैं। वो टेप की मदद से हम उठा सकते हैं, क्योंकि हाथ से नहीं उठा सकते, और कार्डबोर्ड या फिर एक्सरे फील्ड कहीं कोने में हो गए तो नहीं जा सकते, उसे हम स्टिकी टेप से उठा सकते हैं, जो कि हम जनरली यूज करते हैं हॉस्पिटल्स में। थर्ड वन इज सीरिंज और आई ड्रॉपर। सीरिंज माने जो हम सीरिंज यूज करते हैं हॉस्पिटल्स में पेशेंट केयर में, वो सीरिंज। आई ड्रॉपर्स हम आगे फोटो दिया हुआ है, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। वही उसका रीजन है, टू कलेक्ट ऑफ टाइनी बेड्स। उसके बाद क्या होना चाहिए? मर्क्यूरी एब्जॉर्बेंट पाउडर और स्पंज। और लास्ट वन इज सल्फर पाउडर्स। उसके बाद होता है उसके बाद आता है कलेक्शन एंड स्टोरेज। तो कलेक्शन एंड स्टोरेज में क्या होता है? सील लेबल प्लास्टिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है पहले वाले जो इक्विपमेंट थे वो बायोलॉजिकल में भी कोई सिमिलर थे, पर अभी वाले जो है कलेक्शन एंड स्टोरेज में वो सेम नहीं है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है स्पिल, मर्क्यूरी स्पिल में। तो देखिए, सील लेबल प्लास्टिक और ग्लास कंटेनर विद लीड। लीड माने उसका ढक्कन होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर से गिर सकता है। वाटर
टू सबमर्ज एंड स्टेबलाइज कलेक्शन मर्क्यूरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्लास्टिक का कंटेनर लिया होगा तो उसमें वाटर होना चाहिए, अगर नहीं भी होगा जब स्पिल हो जाए तो आप जल्दी से उसमें भर लीजिए वाटर, और उसमें ही जो कलेक्शन किया हुआ स्पिल है जो कि मर्क्यूरी है उसको हमें उस वाटर में ही सबमर्ज करना होगा। ऐसे वो खुले में नहीं रख सकते क्योंकि वो गिर सकता है कहीं पे भी। उसके बाद आ जाता है hazardous वेस्ट लेबल, बहुत ज़रूरी है। कोई भी स्पिल हो, जो बायोलॉजिकल हो या रेडियो एक्टिव हो, केमिकल हो, वो स्पिल कलेक्ट करने के बाद हमको उसको, आईसीएंस का बहुत बड़ा रोल होता है कि उसको लेबल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर लेबल नहीं किया तो किसी को नहीं पता चलेगा कि ये स्पिल किस प्रकार का होता है। उसके बाद आता है जिप लॉक बैग्स और सेकेंडरी कंटामिनेंट बैग्स। जिप लॉक बैग आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैंने दिया हुआ उसका इमेज आगे। डॉक्यूमेंटेशन एंड साइनेज। उसके बाद आता है मर्क्यूरी हजार्डस वार्निंग साइन और टेप, स्पिल रिपोर्ट फॉर्म एंड इंस्ट्रक्शन फॉर यूजेस। ये नर्सिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आईसीएंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पिल रिपोर्ट फॉर्म तैयार करना है और उसको भर के लेना है अगर कोई भी इंसिडेंस होता है तो, क्योंकि ऑडिट के वक्त यही काम आता है। इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज, हर किसी को पता नहीं होता है कि स्टेप बाय स्टेप कैसा करना चाहिए मैनेजमेंट, तो उसके लिए हमें इंस्ट्रक्शन उसमें रखना ही है। उसके बाद हम देखेंगे ऑप्शनल जो चीजें हैं आप रख भी सकते हैं पर रखना जरूरी है, रिकमेंडेड फॉर लार्ज स्पिल के लिए। तो जैसे कि मर्क्यूरी वेपर एब्जॉर्बेंट पैड्स और क्लॉथ। उसके बाद क्या आएगा, मर्क्यूरी वेपर डिटेक्शन डिवाइस फॉर लार्ज स्पिल के लिए, क्योंकि लार्ज स्पिल हुआ तो कहीं पे भी जा सकता है, पेशेंट के बेड के नीचे या कहीं नीचे जा सकता है, कॉरिडोर में भी जा सकते हैं, वो हमको विजिबल ऐसे कभी कोई छोटे टाइनी बेड्स नहीं दिख सकते, उसके लिए हमें वो डिटेक्शन डिवाइस चाहिए। उसके बाद फ्लैश लाइट। अब देखिए ये लार्ज स्पिल के लिए हुआ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी हमने इमेजेस दिया हुआ है, जो कि पहले हमने लिस्ट दी थी। कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सा आइटम्स किसी को पता नहीं होता है किस तरह दिखता है, तो उसके लिए मैंने इमेजेस डाल दिए हुए। जैसे पहले देख सकते हैं पीपी किट में ग्लोव्स, गॉगल्स, गाउन्स, मास्क। मास्क ज्यादातर हम N95 ही यूज करना है मर्क्यूरी स्पिल किट में। उसके बाद शू कवर्स, फेस शील्ड, और जो होता है कार्डबोर्ड एंड, और जो होता है लास्ट में स्क्वीज। और उसके बाद स्टिकी टेप, सिरिंज, आई ड्रॉपर, ये देखिए आई ड्रॉपर। उसके बाद मर्क्यूरी एब्जॉर्बेंट पाउडर्स। उसके बाद होता है सील लेबल प्लास्टिक और ग्लास कंटेनर। जैसे आप देख पा रहे हैं कि सील लेबल होना चाहिए और उसमें वाटर होना चाहिए। उसके बाद जिपलॉक बैग, इस तरह से जिपलॉक बैग होना चाहिए। और हम अब देखेंगे कि मैनेजमेंट, पूरी लिस्ट देख ली आप, वो इमेजेस को देख देख के आप वो जो स्पिल किट है उसको भर सकते हैं। आप देखिए मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में इमीडिएट एक्शन आफ्टर स्पिल, क्या लेना होगा इमीडिएट। इक्वेट एरिया, उस एरिया में जो भी कोई होगा उसको दूर रखना है, क्योंकि उसमें कोई पैर ना रख दे, या फिर उसमें कोई पैर रख दिया तो उसके पैर के साथ वो कहीं और चला जाएगा, घर में भी चला जा सकता है या फिर कहीं अदर डिपार्टमेंट में चला जा सकता है। वहाँ वहाँ पे भी किसी को हेल्थ hazardous हो सकते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है ना कि यहाँ पे मर्क्यूरी स्पिल हो गया है तो वहाँ कैसे जाएगा, तो ट्रांसफर होके जा सकता है। इसके लिए इवैक्यूएट एरिया बहुत करना बहुत जरूरी है। उसके बाद होगा वेंटिलेशन। वेंटिलेशन जो होगा हमें ओपन विंडो करना होगा, क्योंकि पहले ही देखा था अगर स्पिल वेपर्स में होगा तो बहुत हजार्डस हो सकता है, वो बाहर चला जाएगा। इसके लिए हमें वेंटिलेट करना होगा एरिया को, विंडोज वगैरह जो कुछ होगा ओपन होगा, पर ध्यान रखिए विंडोज डोर ही ओपन करना है, ना कि सेंट्रल एसी हो जाए, कूलेंट हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए वो स्टार्ट नहीं करना है। अगर वो वेपर सेंट्रल में पहुंच गया तो पूरे हॉस्पिटल में जा सकता है। इसके लिए हमें टर्न ऑफ सेंट्रल हीटिंग और कूलिंग करना होगा। जैसे उसके बाद हो गया प्रिवेंट स्प्रेड, ब्लॉक ऑफ द एरिया। पहले ही बताया था जैसे इवाक्यूएट एरिया में हमको जो एरिया है उसको प्रिवेंट करना है, क्योंकि कोई भी उस पर पैर रख सकता है और कई और डिपार्टमेंट में या घर पे भी लेके जा सकता है। उसके बाद व्हाट नॉट टू डू, ये आईसीएस और हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं करना चाहिए। व्हाट नॉट टू डू, आप देखिए डू नॉट यूज अ वैक्यूम क्लीनर, क्योंकि वैक्यूम अगर क्लीनर आप यूज करेंगे तो वैक्यूम में कहीं ना कहीं फंस के बाद में भी किसी को भी हेल्थ hazardous कर सकता है। डू नॉट pour डाउन दी ड्रेन, जैसे कि आपको पता होगा आपने अगर किसी चीज से उठा लिया उसको स्पिल को और मर्क्यूरी को, और डायरेक्टली सिंक में हो जाए, बेसिन में हो जाए, कमोड में हो जाए, फेंक दिया, तो इससे क्या होगा कि वो कहीं नीचे जाके ड्रेन में मिक्स हो जाएगा और इनडायरेक्टली एनवायरमेंट में पहुंच के एनवायरमेंटल hazardous कर सकता है, वाटर और
सॉइल को बहुत डैमेज कर सकता है। इसके लिए हमें डायरेक्टली सिंक में नहीं डालना है, स्पिल किट ला के प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। उसके बाद देखेंगे डू नॉट यूज अ ब्रूम। ब्रूम माने झाड़ू। झाड़ू हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर झाड़ू यूज करेंगे उसको कलेक्ट करने के लिए तो झाड़ू में कहीं ना कहीं चिटक जाएगा या फिर स्प्रेड हो जाएगा। बाद में भी वो कोई ब्रूम यूज कर सकता है और पूरे हॉस्पिटल्स में स्प्रेड हो सकता है। पर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस में हम देखते हैं कि ब्रूम यूज करना अलाउड नहीं है। तो आईसीएमआर ये ध्यान रखिए कि हॉस्पिटल्स में ब्रूम अलाउड नहीं है, झाड़ू अलाउड नहीं है क्लीनिंग के लिए। उसके बाद हम देखेंगे डू नॉट वॉक थ्रू दी एरिया। वही हमें एरिया को रिस्ट्रिक्ट करना होगा। कॉशन बोर्ड हो गया या टेप हो गया, उससे उससे हमें स्ट्रिक्टली किसी को भी नहीं आने देना है। ये हो गया व्हाट नॉट टू डू। उसके बाद देखिए आप क्लीन अप प्रोसीजर। उसके बाद देखिए आप प्रोसीजर क्लीन करना कैसा है। सॉरी मेरे पास वीडियो नहीं था, इसके लिए मैंने इमेज बेस देखा कि आप जितना समझ पाओ समझ लीजिए, या फिर आपका सिर्फ कंसेप्ट ही क्लियर करा लीजिए। तो देखिए क्लीन अप प्रोसीजर, जैसे कि स्मॉल स्पिल हो गया लेस देन 2 टेबल स्पून। अभी बहुत लोगों को दिक्कत होगा कि टेबल स्पून में कितना ml होता है, कितना होता है टेबल स्पून में, टी स्पून में। तो मैंने लास्ट में टेबल दिया हुआ है, उससे हम रेफर करके हमारा कंसेप्ट क्लियर करवा लेंगे। देखिए क्लीन अप प्रोसीजर में सबसे पहले हम क्या होगा, आप इमेजिनरी बेस में देखिए, वीडियो देखते देखते इमेजिन कीजिए कि मर्क्यूरी स्पिल हो गया। ओके, वहां पे इमेज दिया हुआ है, मर्क्यूरी स्पिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, डिटेक्ट स्पिल सोर्स। स्पिल सोर्स कौन सा होता है, थर्मामीटर, बल्ब या फिर स्पिग्मोमैनोमीटर हो गया। उससे अगर निकल रहा है तो उसको हमें जल्दी से लेके वो जिप लॉक बैग में डालना होगा। उसके बाद क्या करना, इवैक्यूएट करना होगा एरिया। जैसे कि पहले ही देखा था हमने, इवैक्यूएट करना होगा एरिया, क्योंकि कोई इधर से उधर ट्रांसफर ना कर सके उसको। उसके बाद सिक्योर द एरिया, जैसा हम पोस्ट कर सकते हैं वार्निंग साइन मैंने डाला हुआ है, डू नॉट एंट्री। कॉशन बोर्ड हम रख सकते हैं कि किसी को पता चल सकता है कि यहाँ पे कुछ तो हुआ है, यहाँ से नहीं जाना है। उसके बाद आएगा वेयर अ पीपी, जैसे कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हमारी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा काम हम ही कर सकते हैं। तो उसके बाद है क्लीनअप। क्लीनअप में हम क्या देखेंगे कि यूज अ कार्डबोर्ड टू गैदर ड्रॉप्स। कार्डबोर्ड यानी एक्सरे शीट भी ले सकते हैं। आगे देखिए डिस्पोज वेस्ट। डिस्पोज करना किस में करना होगा डिस्पोज, जो प्लास्टिक कंटेनर है या फिर कांच वाला कंटेनर है जो कि सील पैक हो और जिसमें वाटर हो, उसी में डिस्कार्ड करना है। उसके बाद देखिए डिस्कार्ड करने के बाद क्या करना होगा, उसको लेबल करना होगा। लेबल किस तरह कि मर्क्यूरी वेस्ट है, क्योंकि किसी को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो सकती है देख के, तो पढ़ के बता सकता है कि मर्क्यूरी वेस्ट। किसी को लेबल क्यों करना है कोई पूछे तो, क्योंकि फर्दर मैनेजमेंट के लिए और आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट थी कि आईसीएस और नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए कि डू नॉट यूज येलो, रेड, ब्लैक मेडिकल वेस्ट बैग, जैसे हम बीएमडब्ल्यू वाले बैग्स बोलते हैं, उसको में डिस्कार्ड करना नहीं है। क्योंकि कोई बोल सकता है अरे ये तो मर्क्यूरी है, इसमें प्लास्टिक में डाला हुआ है या फिर कांच में डाला हुआ है, तो हम इसको ब्लू में या फिर रेड में डाल सकते हैं क्या, तो नहीं डालना। उसका फर्दर मैनेजमेंट मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है। और लास्ट वाला है रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट करना है। आप फिर से स्टेप बाय स्टेप पढ़ के भी समझ सकते हैं। अब देखिए उसके बाद देखिए अगर लार्ज स्पिल, ये देखा हमने स्मॉल स्पिल, लार्ज स्पिल में क्या होगा, तो देखिए अगर कोई लार्ज स्पिल हो गया, बड़ा मर्क्यूरी गिर गया, तो उसमें क्या करना है हमें, कॉल लोकल हजार्डस मटेरियल्स टीम्स, जिसको हम हजमत बोलते हैं। डिटेल वीडियो इन हजमत हम आगे लेंगे। हमें किसको कॉल करना होगा अगर लार्ज स्पिल होगा, तो हजमत टीम को। हर हॉस्पिटल में हजमत टीम होना जरूरी होता है। उसके बाद देखिए मे इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ कारपेट्स एंड फर्नीचर। क्यों बुलाना होगा, अगर बड़ा स्पिल हो गया तो फर्नीचर, कारपेट्स, उसको भी निकालने की जरूरत पड़ सकती है। इसके लिए हमें हजमत टीम जो कि प्रोफेशनल्स होती है, उनको ट्रेनिंग दिया हुआ होता है। इसके लिए हमें लार्ज स्पिल के लिए हजमत टीम को बुलाना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है आईसीएस के लिए और नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए कि आप कोई भी वीडियो देखिए या फिर कैसी इंफॉर्मेशन गैदर कर लीजिए, तो उसमें इतना ही बताया हुआ होता है कि जो मर्क्यूरी स्पिल है तो उसको कंटेनर्स में या फिर वाटर वाला कंटेनर्स में पैक करके उसको लेबल करके रखना है, इतना ही बताया। पर रख के देना कहाँ है, उसके बाद पीपी किट का क्या करना होता है, उसको हम येलो में डालेंगे क्या, वो सब हम अब कवर करेंगे। देखिए जैसे कि लेबल कंटेनर हो गया, उसमें क्या होना चाहिए, प्लस वाटर होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाटर ऐड करना ही होगा। अब देखिए पुट इन जिप बैग, जो जिप वाला बैग होता है, क्योंकि वो गिरे ना,
अगर कहीं गलती से वो कांच की बॉटल है नीचे गिर गई हाथ से, तो वो जिप वाले बैग में ही फूट के वहीं पे रहेगा, फिर से स्पिल नहीं होगा। तो उसमें इस जो जिप वाली बैग है उसमें भी जैसा नाम दिया है मर्क्यूरी स्पिल लिखना है। अब उसके बाद क्या करना होगा, इन हार्ड सेकेंडरी कंटेनर, वो जिप वाले बैग में ही नहीं रखना है उसको। जिप वाले बैग को कहाँ रखना है, हार्डर सेकेंडरी कंटेनर, जो कि जैसा बॉक्स दिया हुआ है, जिससे जो कि टूटे ना, गिरने से फूटे ना, और कई बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट तक ले जाने के लिए आसानी हो। तो उसके लिए हमें जो जिप वाले बैग है उसको हार्डर सेकेंडर कंटेनर में डालना होगा। अब अब उसके बाद क्या करना है, टेक इट टू एन ऑथराइज्ड हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी, उनको हैंड ओवर करना है आईसीएस ने, या फिर जो भी बायोमेडिकल वेस्ट वाला जो भी एचओडी होगा उनको बता के उनको हैंड ओवर करना है कि ये स्पिल हुआ था, हमने पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करके स्पिल कलेक्ट किया है, और ये जिप लॉक में डाल के हमने सेकेंडरी कंटेनर में आपको हैंड ओवर दे रहे हैं। उसका भी डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए क्योंकि वो ऑडिट में काम आता है। उसके बाद लाइसेंस के लिए रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ये हो गया एंड तक। अब उसके बाद देखिए कि जो इम्पोर्टेंट है कि पीपी किट कहाँ वेस्ट करना है, हमें येलो में करना है क्या, नहीं, रॉन्ग है, क्योंकि पीपी किट यूज़ किया उसको भी मर्क्यूरी कहीं ना कहीं लग सकता है, हमको तो नहीं दिखेगा। तो उसके लिए हमको पीपी किट का जो मैनेजमेंट है वो देखेंगे। जैसे कि यूजर पीपी, जो यूज्ड पीपी होता है वो गोज इन हजार्डस केमिकल वेस्ट बैग और कंटेनर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हजार्डस बैग, वो अलग बैग होता है हमारे नॉर्मल बीएमडब्ल्यू बैग से, जो कि हजार्डस बैग में डालना होता है, येलो बैग में नहीं डालना है। आईसीएस और नर्सिंग ऑफिसर ये ध्यान रखिए कि जो भी यूज्ड पीपीई है, जिस जो मर्क्यूरी स्पिल के लिए हमने यूज किया है वो हमें जो हजार्डस केमिकल बैग है उसमें ही डालना है। आप देखिए एक पॉइंट, दिस आर द स्पेशल बैग्स और कंटेनर्स यूज ओनली फॉर द केमिकल कंटामिनेट आइटम्स, ये ध्यान रखिए। उसके बाद आता है द बैग्स और कंटेनर मस्ट बी सील पैक, जैसे कि मर्क्यूरी स्पिल वाला जो प्लास्टिक हो या फिर कांच वाला ट्यूब है उसको भी सील पैक करना होगा और इसको भी सील पैक करना होगा। उसके बाद लीक प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद वो बैग कैसा होना चाहिए, प्रॉपरली लेबर, उस पर लेबल होना चाहिए कि इसमें मर्क्यूरी स्पिल का जो भी पीपी किट है वो रखा हुआ है, और उसको हम नाम क्या देंगे, केमिकल वेस्ट मर्क्यूरी कंटामिनेटेड डू नॉट ओपन, ऐसा हम उसको लेबल दे सकते हैं। ये हो गया हमारा पीपी किट का मैनेजमेंट। अब देखिए आगे, हम उसको प्रिवेंशन, कोई भी पूछ सकता है हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स और आईसीएस को, हम इसको प्रिवेंट कैसे करें। तो प्रिवेंशन मेजर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज अ मर्क्यूरी फ्री अल्टरनेटिव्स। जैसे कि कोई एरिया होता है हॉस्पिटल्स का, वो हम डिक्लेयर कर पाते हैं कि ये मर्क्यूरी फ्री एरिया है, जिसमें डिजिटल थर्मामीटर, डिजिटल स्पिग्मोमैनोमीटर या फिर डिजिटल बीपी apparatus होता है। आप सेकंड वाला जो देखिए, ट्रेंड स्टाफ ऑन हैंडलिंग प्रोसीजर, स्टाफ को हमको ट्रेनिंग भी देना होता है, आईसीएस का ये भी रोल होता है कि स्टाफ को ट्रेनिंग दिया जाए। उसके बाद देखिए मेंटेन प्रॉपर स्टोरेज, और लास्ट वाला है स्पिल किट एंड इमरजेंसी प्लान्स इन प्लेस। जैसे कि कोई भी नया कैंडिडेट आता है हॉस्पिटल में, तो उसको इंट्रोडक्शन के वक्त ही बताना होता है कि हमारा स्पिल किट यहाँ पे है, मर्क्यूरी स्पिल यहाँ पे है, और जो भी दूसरा कोई आइटम्स है इमरजेंसी वो कहाँ का होता है वो इंट्रोडक्शन में हम बताना चाहिए। देखिए जैसे कि आपको बताया था 1 टेबल स्पून, उसमें बहुत आईसीएस को या फिर नर्सिंग ऑफिसर से बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि 1 टीस्पून में कितना होता है, वो होता है 5 ml, और 1 टेबल स्पून में 15 ml। अगर लेस देन 30 ml हुआ तो वो स्मॉल स्पिल है, उसको हम आईसीएस या फिर जो भी ऑथराइज पर्सन है उसको हैंडल कर सकता है। अगर लार्ज स्पिल हो गया, जैसे मोर देन 30 ml हो गया, 2 टेबल स्पून से ज़्यादा हो गया, तो हमें हजमत टीम को ही बुलाना पड़ेगा। तो थैंक यू मेरे नर्सिंग ऑफिसर्स और आईसीएस, आई होप आपको समझा होगा। अगर कुछ भी ना समझा होगा, अगर आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया हो तो बहुत हो गया। इन डिटेल में आप अगर बार बार पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, पर कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू मेरे नर्सिंग ऑफिसर्स आईसीएस, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।